हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बांग्ला उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का अंतिम भाग यानी भाग 6। तो आइए सुने। जाड़े का मौसम होने से पहर रात बीतते ही गांव में सन्नाटा छा गया था। ज्ञानदा अपने कमरे में टिमटिमाते दिए की रोशनी में धरती पर बैठी हुई थी। साथ बैठी रासमणी अपना हाथ हिलाकर ज्ञानदा को समझा बुझा रही थी। बेटी, मेरा कहना मान, दवा पी ले। न पीने की हट मत कर। दवा पीने से तू फिर से पहली जैसी बन जाएगी, किसी को भनक तक न पड़ेगी। आंसू बहाती ज्ञानदा रूधे कंठ से बोली, जी तुम भी अजीब हो। एक पाप के बाद दूसरा पाप करने को कहती हो। इससे तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। डांटती हुई रासो बोली, तो क्या इतने उज्जवल कुल को कलंकित करने पर तुम्हें स्वर्ग लाभ होगा? तुम्हें अब वही करना होगा जिसमें चटर्जी महाशय की और तेरी अपनी भलाई है। क्या तुम अपनी हठ धर्मिता का परिणाम जानती हो? लोग तुम्हें उल्टा कहकर तुम पर तो थू थू करेंगे ही। चटर्जी की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी मिट्टी में मिल जाएगी। हाथ जोड़कर ज्ञानदा बोली, यह दवा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे विष देकर मुझसे छुटकारा पाने का विचार बना चुके हो। रासमणी चिढ़ाने के स्वर में बोली, अब पता लगा कि जीवन के प्रति मोह के कारण दवा नहीं खाती। जब यही सत्य है तो फिर धर्म की दुआही काहे को दे रही हो? ज्ञानदा बोली, तुम लोग मुझे विष पान के लिए क्यों विवश कर रहे हो? क्या तुम जैसे निर्लज कहीं विष से मरते हैं? फिर पल भर में पासा पलट कोमल स्वर में धूर्त रासमणी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लगता है। तुम्हें विष देकर क्या हमें जेल में सड़ना है? रासो ब्राह्मणी तेरे प्राण लेगी, ऐसा तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तो तेरे भले के लिए तेरे पेट में पल रहे दुश्मन को निकाल बाहर फेंकने को कह रही थी। उसके बाद तू फिर से पवित्र जीवन जी या जीवन के सुख भोग, यह सब तुम्हारे ऊपर है। चाहे तो तीर्थ में जाकर व्रत उपवास से जीवन सफल कर। इस बात का पता किसी को लगना ही नहीं है। सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा कुछ नहीं बोली। रासमणी ने साहस कर पूछा, क्यों बहन, दवा लाऊं? सिर नीचा किया ज्ञानदा बोली, मैंने दवा बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि दवा पी लेने पर मेरा अंत निश्चित है। रासमणी उत्तेजित हो उठी और बोली, ज्ञानदा, तेरा यह हठ तो संसार की सब स्त्रियों से एकदम न्यारा है। यदि दवा नहीं लेती तो फिर यहाँ से चलती बन। यदि पुरुष से एक गलती हो भी गई तो स्त्री को ऐसी हठ धर्मिता शोभा नहीं देती। जो होना था वह तो हो लिया। यदि तू गर्भपात नहीं कराना चाहती तो 50 रुपये लेकर काशी वृंदावन जैसी किसी तीर्थ पर चली जा। तेरे चले जाने पर उन पर तो कोई अंगुली नहीं उठाएगा। फिर रुपए भी तो थोड़े नहीं है, इतनी बड़ी राशि है कि क्या कहना। ज्ञानदा बोली, दीदी, मुझे रुपए का कोई लालच नहीं। रुपए का मुझे करना ही क्या है? तुम तीर्थ जाने की कहती हो तो मेरा कहीं किसी से कोई परिचय नहीं है। जाऊं भी तो किसके पास जाऊं? यह तो तुम्हारा हम लोगों को परेशान करने का झूठा बहाना हुआ। तीर्थों पर जाने के लिए क्या किसी जान पहचान की आवश्यकता होती है? ज्ञानदा बोली, कल चटर्जी का प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह होना है, इसलिए तुम मुझे आज ही घर से बाहर करना चाहती हो। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं, तुम्हारी चाल को भली प्रकार से जानती हूं। कहती हुई वह बिलखने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती हुई कहने लगी, प्रभु, तुम इतने लोगों को अपने यहाँ आश्रय देते हो, किंतु मेरे लिए तुम्हारे द्वार क्यों बंद है? प्रभु, बचपन से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। यह पाप भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। फिर भी क्या मुझ असहाय से हुए इस पाप का सारा जिम्मा मुझ पर है?
क्या मैं ही अकेली इसके लिए उत्तरदायी हूं? भगवान के नाम पर ज्ञानदा द्वारा दी जा रही इस दुहाई से रासमणि का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह गरजती हुई बोली, चुड़ैल, शाप देती है? झाड़ू मारकर यहां से निकाल बाहर करूंगी। तू क्या दूध पीती बच्ची है जो तुझे परिणाम का पता नहीं था, या फिर तुझसे बलात्कार किया गया है? यदि तू तैयार न होती तो चटर्जी की क्या हिम्मत थी कि वह तुझे छू भी पाते और इशारे करे? तो फिर मर्द को कैसे दोष दिया जा सकता है? अब बड़ी सती बनती है। जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देख। ज्ञानदा इस आरोप का भला क्या उत्तर देती? वह चुपचाप आंसू बहाने लगी। रासमणि फिर कोमल कंठ से बोली, देख, यदि तू केवट बहू की औषधि नहीं लेना चाहती तो ना ले। क्या प्रियनाथ की औषधि ले सकेगी? वह तो भले आदमी है। ज्ञानदा बोली, क्या वह दवा देंगे? चटर्जी भैया इनकार तो नहीं कर सकेंगे। उन्हें बुलवावा भेजा गया है, शायद आते ही होंगे। उनकी दवा का न लेना मुझसे नहीं देखा जा सकेगा। ज्ञानदा चुप थी। इससे उत्साहित होकर कुछ और कहने जा रही रासमणि जूतों की आवाज सुनकर चुपचाप आगंतुक की बाट जोहने लगी। प्रियनाथ कमरे के भीतर आए तो अंधेरा देखकर बोले, अरे, यहाँ तो किसी को दिया बत्ती जलाने तक की फुर्सत नहीं है। बगल की पुस्तकें और हाथ के बक्से को नीचे रखते हुए बोले, ज्ञानदा, आज तबीयत कैसी है? ज्ञानदा को धरती पर बैठा देखकर वह बोले, अरे, इस ठंड में नंगी धरती पर बैठना ठीक नहीं है, दवाई बदलनी पड़ेगी। रासमणि को देखकर वह बोले, मौसी, तुम कब आई हो? तुम्हारी नातिन कल राह में मिल गई थी। उसका स्वास्थ्य तो सामान्य नहीं लगता। मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं। मैं किस किस की चिकित्सा करूं? मौसी, कल सवेरे घर पर अवश्य आना। लड़की का विवाह है ना, कल तो मुझे भी घर पर रहना होगा। मरीजों की चिंता में अभी से घुला जा रहा हूं। असल में लोग प्रियनाथ को छोड़कर बिपिन जैसे किसी दूसरे डॉक्टर से चिकित्सा करना ही नहीं चाहते। सोचता हूं कि यदि यही हालत रहा तो इन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी। पंचू ग्वाला सर्दी का शिकार हो गया है, उसे देखने भी जाना है। ज्ञानदा अपनी नस दिखा। ज्ञानदा ने न हाथ आगे बढ़ाया और न ही कोई उत्तर दिया। रासमणि ने पूछा, प्रियनाथ, तुम्हारी समझ में ज्ञानदा को कौन सा रोग है? ज्ञानदा के चेहरे पर देखते हुए प्रियनाथ ने कहा, इसे अपच हो जाने से अम्ल विकार हो गया है। रासमणि का इनकार में सिर हिलाना प्रियनाथ को अपने ज्ञान और अनुभव का प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा अप्रिय प्रतीत हुआ। वह चिंतित होकर बोले, मेरे उपचार में संदेह क्यों कर रही हो? क्या किसी अन्य डॉक्टर ने आकर कुछ और बता दिया है? जरा उसका नुस्खा तथा दवा तो देखूं। रासमणि मुंहफट औरत है। उसे जो कुछ कहना होता है एकदम बोल देती है। न भूमिका बांधने की चिंता करती है, न उचित अनुचित का विवेक करती है। किंतु आज उसे अपने स्वभाव के विपरीत सावधान होना पड़ा और वह बोली, बेटा, किसी और डॉक्टर को बुलाने जैसा कोई बात नहीं। तुम जैसे धनवंतरी के सामने कोई वैद्य डॉक्टर टिकी कहा सकता है? चटर्जी भैया तो तुम्हें बहुत मानते हैं। वह तुम्हें छोड़कर और किसी को बुलाते ही नहीं है। फूल कर कुप्पा हुए प्रियनाथ बोले, इधर के डॉक्टर तो मेरे सामने छोकरे हैं। इन कचरों को तो मैं 10 साल तक पढ़ा समझता हूं। बिलखती हुई रासमणि बोली, बेटा, लड़की ने ऐसी एक भूल कर दी है जिसे अपने विश्वास के आदमी के सिवा दूसरे से कहा नहीं जा सकता। प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, अरे, मेरे रहते किसी और से कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ठीक होने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, किंतु मेरी दवा की 2 खुराकें काफी होती है। तीसरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों ज्ञानदा?
क्या मेरी दवा की 2 बूंदों से तुम्हारा जी मचलना ठीक हो गया था ना, या नहीं? ज्ञानदा शर्म से मरी जा रही थी। रासमणी बोली, बेटे, ज्ञानदा को तेरे सिवा किसी पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारी दवा को वह अमृत मानती है, किंतु इसका रोग दूसरा है। अभागी का जी नहीं मचल रहा है, इसे उल्टियां भी आ रही है। प्रियनाथ ने कहा, उल्टियां? लो, एक ही खुराक से रोक देता हूं। अब घबराने की कोई बात नहीं। माथा पीटती हुई रासमणी बोली, प्रियनाथ, क्या तुम बुद्धू हो जो किसी संकेत को समझते ही नहीं हो? अरे यह कुछ गलती कर बैठी है। ऐसी दवाई दो जिसे कलंक लगने से बच जाए। डॉक्टर के चेहरे को देखकर रासमणी को स्पष्ट हो गया कि इस बुद्धू को अभी तक ठीक से कुछ समझ नहीं आया। सारी बात साफ बताने के लिए वह प्रियनाथ को एक कोने में ले गई और धीरे धीरे उसके बारे में जो कुछ कहा उसे सुनते ही वह बिदक उठा। मौसी खुशामद करती हुई बोली, बेटे, कोई ऐसी कारगर दवा बतला दो कि जिससे गोलोक चटर्जी के उज्जवल चरित्र पर कलंक न लग सके। अरे, समाज के शिरोमणि तथा धर्मावतार गोलोक चटर्जी की रक्षा करना क्या हमारा तुम्हारा धर्म और कर्तव्य नहीं है? प्रियनाथ परेशान होकर बोला, मौसी, यह मुझसे नहीं होगा। तुम किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो। सुनकर चकित हुई रासमणी बोली, प्रियनाथ, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या यह बात किसी दूसरे से की जा सकती है? तुम अपने आदमी हो, ब्राह्मण हो, अपने धंधे के धनवंतरी हो, तुम्ही को उद्धार करना होगा। प्रियनाथ के मुंह खोलने से पहले ही चुपके से दरवाजा खोलकर गोलोक कमरे में आ पहुंचे और विनम्र स्वर से बोले, यह लड़की दूसरे की दवा को विष मानती है। अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्ही को इसका उद्धार करना है। प्रियनाथ बोला, आप लोग किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। मैं जोखम के काम नहीं करता। मुझे इस प्रकार के रोगों की और उनके उपचार की जानकारी नहीं है। यह कहकर प्रियनाथ अपना बक्सा उठाकर चलने लगा। गोलोक ने प्रियनाथ को पकड़कर रोने जैसी आवाज में कहा, प्रियनाथ, यह बुढ़ा तेरे आगे हाथ जोड़कर अपने सम्मान को बचाने की विनती करता है। यदि मैं जानता कि तुम मेरी बात को नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं। अब तो मेरा मान सम्मान सब तुम्हारे हाथ में है। अपना हाथ छुड़ाकर प्रियनाथ बोले, आप मेरे लिए आदरणीय हैं, किंतु फिर भी मैं जीव हत्या नहीं कर सकता। मेरी बैधक मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। मैं परलोक में इसके लिए क्या उत्तर दूंगा? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। दरवाजे के पास खिसक गए गोलोक पलक झपकते ही दिन से दानव बन गए। एक क्षण पहले गिड़गिड़ाने वाले चटर्जी अब गरजने लगे, इतनी रात गए तुम एक सम्मानित व्यक्ति के घर किस लिए घुसे हो? मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। प्रियनाथ पहले तो घबरा गए, फिर संभल कर बोले, वाह, बुलाकर पूछते हो कि किस लिए आया हूं? डॉक्टर के साथ ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। चिल्लाकर गोलोक बोले, हरामजादे, पाजी, तुझे डॉक्टरी कहाँ से आती है और तुझे इलाज के लिए कौन बुलाता है? लुच्चे लफंगे, तू तो चोरों की तरह पिछवाड़े के दरवाजे से भीतर घुसा है। रिश्ते का ख्याल ना होता तो तुझे यहीं धरती में गाड़ देता। इसके बाद ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर वह बोले, हरामजादी कमीनी, अंधा ससुर रो पीट कर चला गया और बूढ़ी सास मर रही है। मैंने खुशामद की, किंतु यह कुतिया यहाँ से टलने का नाम ही नहीं लेती। अब क्या मुझे भ्रष्ट करके भी तुझे चैन नहीं पड़ा, जो आधी रात को इस जवान को भुलाकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसा लिया? सवेरा होते ही तेरा सिर मुड़वाकर गांव से बाहर न निकाला तो मेरा नाम भी गोलोक नहीं। ज्ञानदा को होश नहीं कि उसके सिर पर के कपड़ा कब खिसक गया। वह तो यह सारा तमाशा देखकर पत्थर बन गई थी। गोलोक के दोनों रूप देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि इस नर पिशाच की वास्तविकता क्या है। रासमणी को संबोधित करते हुए गोलोक ने कहा, बहन, इनका हाल तो तुमने अपनी आंखों से ही देख लिया है। 10 गांव के समाजों के सरपंच पर मिथ्या आरोप लगाते इस हरामजादी ने यह नहीं सोचा कि डायन भी 4 घर छोड़ देती है। अरे, दूसरे का बाप मेरे सिर क्यों मटती है? रासमणी ने कहा, भैया, इसी को तो कलयुग कहते हैं। गोलोक बोला, अब तू गवाह रहना।
रासमणी बोली, मैं तो फारिग होकर ज्ञानदा की सूद लेने आई थी। मुझे क्या मालूम कि इसने प्रियनाथ से समय बांध रखा है। ज्ञानदा चुपचाप फटी आंखों से सब देखती रही। प्रियनाथ स्तब्ध खड़ा था। गोलोक ने उसके हाथ की किताबों और बक्से को छीनकर सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद उसे भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह गरजते हुए और डांटते हुए बोले, रामतनु बनर्जी का लिहाज कर रहा हूं। तू उसका दामाद ना होता तो आज तू 4 आदमियों के कंधे पर सवार होकर घर जाता। यह कहकर गोलोक ने प्रियनाथ को जोर का एक और धक्का दिया। इधर शोरगुल सुनकर नौकर भागे हुए इधर आ गए तो उनके बीच में रास्ता बनाकर गोलोक चलता बना। प्रियनाथ मुंह से एक शब्द भी न बोल सका। नौकर चाकर तमाशा देखकर वापस चले गए। रासमणी भी अपने घर को चल दी। प्रियनाथ भी उदास चेहरा लिए सड़क पर पड़ी अपनी पुस्तकों और बक्से को उठाकर घर को चल दिए। जड़ मूर्ति बनी ज्ञानदा अकेली कमरे में चुपचाप बैठी रह गई। अगहन महीने में आज के दिन बाद बहुत समय तक विवाह का शुभ मुहूर्त न निकलने के कारण आज दिन भर चारों ओर शहनाई का मधुर नाद कानों में पड़कर आनंदित कर रहा है। लगता है कि छोटे से गांव के 4-5 घरों में विवाह का आयोजन है। संध्या का विवाह भी आज ही हो रहा है। अरुण अपनी जन्मभूमि और अपने मकान को छोड़ने के इरादे को अमल में नहीं ला सका है और पहले की तरह ही वह अपने काम धंधे पर भी जाने लगा है। उसके बाहरी जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन के न दिखने पर भी उसकी मानसिकता अवश्य बदल गई है। अब उसे अपने देश के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रहा। वह लोक कल्याण के सभी कार्यों से अपना नाता तोड़ चुका है। वह गांव का उपेक्षित व्यक्ति समझा जाता है। इसलिए इतने घरों में हो रहे विवाह उत्सव पर उसे कहीं से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसा लगता है उसे समाज से बहिष्कृत मानकर सभी ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह अपने 2 मंजिले मकान के अध्ययन कक्ष में बैठा है। जाड़े का मौसम है, शाम का समय है और ठंडी हवा चल रही है, किंतु फिर भी उसने अपने मकान के द्वार बंद नहीं किए हैं। साफ आसमान पर चमकते चंद्रमा की शुभ चांदनी कमरे में झांकती प्रतीत हो रही है। मकान के आंगन में उसे नारियल के पेड़ों और पत्तों पर छिटकी चांदनी बड़ी प्यारी लग रही है। अरुण इस दृश्य की मनोरमा में खोया न जाने क्या सोच रहा है। उसने भोजन के लिए पूछने आए रसोइये को भूख नहीं कहकर लौटा दिया। सामने दीवार पर लगी घड़ी ने 11 बजने और सोने का समय होने का संकेत दिया, किंतु सोने की इच्छा न होने पर वह अविचलित भाव से वहीं स्थिर बैठ गया। इसी समय अचानक किसी के द्वारा किवाड़ के थपथपाए जाने की आवाज सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रकार के छोटे गांव में इतनी देर में कोई किसी के आता जाता नहीं। उसकी इच्छा तो कौन है पूछने की हुई, किंतु उत्साह नहीं बन सका। अरुण को अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। रेशमी साड़ी की तेज होती खसखस की आवाज उसके समीप आ पहुंची और इसके साथ ही कोई महिला उसके पैर से लिपट गई। घबराकर उठ खड़े हुए अरुण ने चांदनी में महिला के रंगीन रेशमी वस्त्र देखे तो साड़ी में लिपटी महिला को पहचानने में उसे देर नहीं लगी। वह इस प्रकार घबरा गया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल की धड़कन बहुत अधिक बढ़ गई। लगभग आधी रात में अपने सूने घर में किसी सजी धजी रूपवती युवती के आने पर उसे सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। अरुण के कुछ सोचने से पहले ही उस सुंदर युवती के फूट फूट कर रोने के कारण उसका मन एक साथ व्यथित और चिंतित हो उठा। वह परेशान था कि यह सब क्या है। 2-3 मिनटों तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद अरुण संभला और उसने पूछा, संध्या, मामला क्या है? अरुण से अपनी बात कहने के लिए संध्या ने अपने सिर को ऊपर उठाया तो उसके रूप सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे उसके रेशमी वस्त्र और आभूषण चांदनी में चमक उठे। अरुण ने अपने जीवन में सौंदर्य की ऐसी अनोखी छटा कभी नहीं देखी थी, इसलिए उसका मुग्ध हो उठना स्वाभाविक था। साथ ही संध्या के ढुलकते आंसुओं के बिहल हो उठा।
अरुण संध्या के चेहरे पर देखता ही रह गया। संध्या बोली, मैं विवाह की बेदी से उठकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने और बर के खाली पड़े स्थान पर बिठाने के लिए स्वयं आमंत्रित करने आई हूँ। आज यह सब करते हुए न मैं अपने को भयभीत, न लज्जित और न ही किसी प्रकार से अपमानित अनुभव कर रही हूँ। इस समय मुझे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा व्यक्ति अपना सगा नहीं लगता। तुम्ही से अपने उद्धार की आशा लेकर आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। अरुण ने पूछा, कहाँ चलूं? विवाह मंडप से उठ गए बर के आसन पर बैठने के लिए मेरे घर चलो। सुनकर दुखी और परेशान हुआ अरुण पूरे मामले को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसे अनुमान तो हो गया कि किसी मामले पर झगड़ा हो जाने के कारण बर पक्ष वालों ने विवाह करने से इनकार कर दिया है। हिंदुओं में ऐसा होना असामान्य बात नहीं थी। शायद संध्या उसी खाली हुई आसन पर मुझे बिठाने की बात कह रही है, क्योंकि बर के बिना तो बहू का विवाह संपन्न नहीं हो सकता। अरुण को स्वयं संध्या ने और उसकी माँ ने अपने घर आने से केवल मना ही नहीं किया था, उसका खुल्लम खुल्ला अपमान भी किया था। इतने पर भी उसे इस समय कठोर व्यवहार करना उचित नहीं लगा। वह स्नेह और सहानुभूति से भरे मधुर स्वर में बोला, संध्या, इस समय तुम्हारे स्वयं इधर आने को कोई भी व्यक्ति उचित नहीं कहेगा। तुम अपने पिताजी को भेजती तो अच्छा होता। किसको भेजती? पिताजी डर के मारे न जाने कहाँ छिप गए हैं और माँ तालाब में जा कूदी है। बड़ी कठिनाई से उसे बाहर तो निकाल लिया गया है, किंतु वह सदमे से बेहोश पड़ी है। मुझे और कुछ नहीं सूझा, सीधी दौड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। इतना बड़ा अपमान तथा इतनी बड़ी दुर्गति इस संसार में किसी की भी नहीं हुई होगी। भगवान ऐसा दुर्दिन किसी को भी न दिखाए। सुनकर अरुण काफी दुखी हुआ। वह बोला, मुझे तो तुम लोग अस्पृश्य और शूद्र स्तर का व्यक्ति समझते हो, इसलिए मेरे द्वारा तुम अपने उद्धार की सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे पिताजी किसी कुलीन ब्राह्मण की खोज में गए होंगे। तुम्हें घर में रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। रोती बिलखती संध्या बोली, अरुण, मेरे पिताजी किसी को ढूंढने नहीं गए हैं, वह केवल डर कर कहीं छिप गए हैं। अब मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। संध्या की इन उल जलूल बातों को सुनकर अरुण को अच्छा नहीं लगा। वह संध्या को घर भेजने के लिए उसकी बाह पकड़कर उसे उठाने लगा। अरुण को संबोधित कर संध्या बोली, मैं तब तक तुम्हारे चरणों को पकड़े रहूंगी जब तक तुम मेरे उद्धार को सहमत नहीं हो जाते। जहां तक मेरी कुलीनता की बात है तो वह भी सुन लो। वास्तव में मैं ब्राह्मण संतान न होकर नाई की लड़की हूं। अब तो मेरे हाथ का छुआ पानी भी नहीं पियोगे। भगवान भी कितने निर्मम है, मुझे इतनी यातना देते हुए उन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई। अरुण को लगा कि शायद संध्या होश हवास में न होने के कारण अंड संड बके जा रही है। संभव है कि अवांछनीय कुछ हुआ ही न हो। मुझ में आसक्ति के कारण ही संध्या विवाह मंडप से भाग आई हो। अब तक तो उसके घर पर कोहराम मचा होगा। यह सोचकर अरुण ने संध्या को समझा बुझाकर घर भेजने का इरादा किया। उसके सिर पर हाथ रखकर अरुण धीरे से बोला, संध्या, अच्छा उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में अरुण के बार बार पैर छूती हुई संध्या बोली, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी विनती को नहीं ठुकराओगे, किंतु घर चलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, नहीं तो क्या मालूम वास्तविकता का पता चलने पर तुम भी बदल जाओ। एक दिन हम लोगों ने तुम्हें नीच ब्राह्मण कहा था, किंतु हमें आज पता चला कि हम तो तुमसे भी निचले दर्जे के लोग हैं। उफ, यह कैसी कड़वी और लज्जित करने वाली सच्चाई है। संध्या की गहरी व्यथा से अरुण को उसके घर में सचमुच ही किसी अप्रिय घटना के घटित होने का आभास होने लगा। अतः उसने धीरे से कहा, कौन कहता है कि तुम नाई की लड़की हो और इसका क्या प्रमाण है? संध्या ने कहा, गोलोक चटर्जी इस बात को डंके की चोट से कहता है।
माँ कन्यादान का संकल्प करने वाली थी। मेरी दादी पास खड़ी थी। इतने में 2 आदमियों को अपने साथ लिए मृत्युंजय घटक वहां आ गया। उन 2 आदमियों में से एक ने मेरी दादी को आवाज देकर बुलाया और पूछा, क्यों तारा दीदी, हमें पहचानती हो ना या नहीं? तुमने अपने लड़के का ब्राह्मण की लड़की से विवाह करके उसकी जाति तो नष्ट ही की थी। अब पोती का विवाह ब्राह्मण परिवार में करके उनकी जाति भी भ्रष्ट करने पर तुली हो। इसके बाद मेरे पिताजी की ओर उंगली करते हुए वह आदमी बोला, प्रियनाथ मुखर्जी के नाम से अपने को कुलीन ब्राह्मण कहने वाला वह व्यक्ति असल में नाई की संतान है। अरुण ने कहा, संध्या, तुम होश में तो हो? जानती हो कि तुम क्या बोले जा रही हो? संध्या ने अरुण के कथन को अनसुना करके अपनी बात जारी रखी। वह बोली, धूर्त मृत्युंजय घटक ने गंगा जल का मटका मेरी दादी के आगे रख दिया और बोला, ताराकली, सच बता कि प्रियनाथ हीरू नाई का लड़का है या मुकुंद मुखर्जी का? अरुण, मेरी सन्यासिनी दादी लज्जा से मुंह झुकाए बैठी रही, कुछ बोल नहीं सकी। झूठ बोलती भी तो भला किस मुंह से? सत्य को झुठलाना आसान बात नहीं है, इसलिए यह निश्चित है कि लोग हमें जो समझते थे वास्तव में हम वो नहीं हैं। अरुण के लिए स्वीकार न करना संभव नहीं हुआ, किंतु इससे उसे काफी गहरा धक्का लगा। संध्या ने कहा, दादी के गांव के एक आदमी ने इस घटना का विवरण इस प्रकार का सुनाया। विवाह के समय दादी 8 साल की थी। जब दादी 14-15 साल की हुई तो एक आदमी अपने को मुकुंद मुखर्जी बताकर दादी के घर में आकर रहने लगा। 2 दिन रहने के बाद वह 5 रुपया और एक वस्त्र भेंट में लेकर चलता बना। उसके बाद वह आदमी बीच बीच में आकर घर में रहने लगा। दादी के अधिक रूपवती होने के कारण उसने दादी से दक्षिणा लेना छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी असलियत खुल गई। तब तक बाबूजी का जन्म हो चुका था। उफ, यदि मैं माँ होती तो उसी समय उस नाजायज बच्चे का गला घोट देती। फिर न ही बच्चा और न ही जननी अपयश, अपमान और निंदा का पात्र बनते। अरुण बोला, क्या थी वास्तविकता? संध्या ने कहा, रहस्य यह खुला कि उसने यह कुकर्म अपनी इच्छा से नहीं किया था। इसके पीछे मुकुंद मुखर्जी की सहमति नहीं अपितु स्वीकृति थी। सत्य कहे तो निर्देश था। बात यह थी कि एक तो मुकुंद मुखर्जी बूढ़े थे, दूसरे उनकी न जाने कितनी स्त्रियां थी, तीसरे वह गठिया के मरीज थे। उनकी पत्नियां तो अपने पति को पहचानती भी नहीं थी। इधर मुकुंद मुखर्जी के मन में लालच आ गया था। अपनी स्त्रियों को पुत्रवती बनाने के बदले रुपया कमाने का मन बना चुके थे। इसके लिए उन्होंने हीरू नाई से साठगांठ की। मुखर्जी ने नाई से कहा, तू गले में जनेऊ डाल ले और थोड़ा बहुत ब्राह्मण कर्म सीख ले, फिर मजे का रोजगार कर। आधी कमाई तेरी और आधी मेरी रहेगी। चौंक कर अरुण ने कहा, क्या यह सब अन्य स्त्रियों के साथ भी हुआ है? संध्या बोली, हाँ, उसने और भी 10-12 स्त्रियों को फांसा था और उनसे मोटी रकम वसूल की थी। वह तो कहता था कि तुम काम उससे केवल मुखर्जी नहीं कराते, अन्य अनेक कुलीन ब्राह्मणों ने भी अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वह इस प्रकार के काफी लोगों को जानता है। यह सब सत्य ही होगा, अन्यथा गोलोक जैसा नर पिशाच ब्राह्मण कुल में कैसे उत्पन्न होता? अरुण ने क्रोध और घृणा से भरे स्वर में कहा। वह बोला, दुख तो इस बात का है कि यह नीच पुरुष समाज के भाग्य निर्माता बने बैठे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई संध्या ने कहा, प्रारंभ में नाई घबरा गया था और उसने कहा था, पंडित जी, धर्मराज के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मुखर्जी का उत्तर था, पाप है या पुण्य, गलत या सही, इसका जिम्मा मुझ पर है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें तो ब्राह्मण के आदेश का पालन करना है। हीरू नाई ने पूछा,
उन बेचारी अनजान स्त्रियों के पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? यहाँ भी मुखर्जी का उत्तर था, मेरी स्त्रियों के लिए तू क्यों परेशान होता है? उनकी सद्गति अथवा दुर्गति का भार मुझ पर रहेगा। तुझे इससे क्या? तुम तो केवल कमाई पर अपना ध्यान रख। इसलिए एक दिन हमारे घर में तुम्हारी चर्चा होने पर दादी ने मुझे धकेलते हुए कहा, नासमझ लड़की, जात पात में कुछ नहीं रखा, लड़का सब प्रकार से योग्य है, उसका वरण कर ले। किसी की जाति वास्तव में क्या है इसे तो केवल भगवान ही जानते हैं। जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना केवल मूर्खता है। महत्व गुणों को देना चाहिए, जाति पाति को नहीं। मैंने उस दिन दादी को टटोला होता तो मुझे आज यह दिन न देखना पड़ता। अरुण, अब रात बहुत हो गई है, उठो, मेरा साथ दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा वरण करके तुम्हें जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे सहयोग, त्याग और उदारता के लिए सदैव तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी। अरुण निश्चल बैठा रहा और बोला, मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। आश्चर्य और दुख के साथ संध्या बोली, तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेली किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? संध्या के इस प्रश्न का उत्तर अरुण आसानी से दे न सका। वह बोला, संध्या, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय चाहिए। काफी देर तक संध्या अंधेरे में अरुण के चेहरे को ताकती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई और बोली, सारा जीवन पड़ा है, आराम से सोचो। मैं भी अब तक सोचती ही रही हूं और अब किसी निर्णय पर पहुंची हूं। हाँ, तुम्हें भी सोचने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उठकर जाती संध्या ने अपने सिर से खिसके आंचल को संभाला, लेकिन अपनी वेशभूषा, अलंकार और साज सज्जा को देखकर उसे रोना आ गया। क्या किसी ने सोचा था कि दुल्हन की यह दुर्गति होगी? संध्या ने अरुण को प्रणाम किया और फिर वह कमरे से बाहर निकल पड़ी। संध्या को अकेले रात के समय जाते देखकर अरुण चिंतित हो उठा। उसके साथ जाने के लिए वो अपने नौकर शिबू को आवाज देने लगा, लेकिन शिबू से वापसी उत्तर न पाकर स्वयं संध्या के पीछे दौड़ पड़ा। प्रियनाथ दिए की रोशनी में बक्सों में से अपनी जरूरत के कुछ सामान को निकालकर थैले में डाल रहे थे कि उन्होंने बाबूजी की आवाज सुनी तो चौंक उठे। वास्तव में वह छिपकर तैयारी कर रहे थे, अतः हाथ में पकड़े सामान को एकदम नीचे रखकर उन्होंने उत्तर दिया, क्या संध्या बेटी? बस जाने वाला हूं, अब अधिक देर नहीं है। अपने आंसुओं को छिपाती हुई संध्या बोली, बाबूजी, यह कैसी बात कर रहे हो? घबरा कर प्रियनाथ बोले, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया है? थैले को पकड़ती हुई संध्या ने पूछा, बाबूजी, इसमें आपने क्या रख छोड़ा है? भेद खुल जाने से घबराए प्रियनाथ ने बात टालने की गरज से कहा, बेटी, कुछ नहीं, इसमें तो मैंने 2-4 दवाइयाँ और उसके साथ मटेरिया मीडिया की छोटी प्रति रखी है। सोचता हूँ कि उतना कुछ रखूं जितना अपने से उठाया जा सके। किसी नई जगह पर भी समय बिताने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेने में कुछ हर्ज तो नहीं है। तो क्या माँ आपको यह सब नहीं लेने देती? प्रियनाथ ने संकेत से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा। संध्या कुछ भी समझ नहीं सकी। बाबूजी, तुम्हारा कहाँ जाकर प्रैक्टिस करने का इरादा है? वृंदावन में। तुम तो जानती हो कि वहां निरंतर यात्रियों का तांता लगा रहता है। वहां रोगियों को दवा देने में महीने में 4-5 रुपए की आय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो निश्चित ही है, इस राशि में मेरा गुजर बसर हो ही जाएगा। बाबूजी, ऐसी क्या बात है? वहां तो इससे कहीं अधिक आय हो जाया करेगी, किंतु वहां तुम्हारी किसी से जान पहचान ही नहीं। नए स्थान पर कहाँ भटकते फिरेंगे? यदि कहीं जाना ही था तो अपनी माँ के साथ काशी चले जाते। बेटी, मैं अपने साथ किसी और को नहीं लपेटना चाहता, भले ही वह माँ हो या फिर पत्नी हो। मेरे कारण लोगों को काफी दुख और अपमान सहना पड़ा है।
अब तो मैंने अकेले अनजान स्थान पर गुमनाम जिंदगी जीने का मन बना लिया है। पिता की छाती पर अपना सिर टिकाकर और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर संध्या बोली, बाबूजी, तुम तो तभी जा सकोगे जब मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी। लड़की के हाथों अपने हाथों को छुड़ाकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए प्रियनाथ ने मधुर स्वर में कहा, बिटिया, मेरे साथ किसी अनजान स्थान पर तू कहाँ भटकती फिरेगी? देखो, तुम्हारी माँ बेचारी ने भी बहुत दुख कष्ट झेले हैं। तू उसके साथ रहकर उसे धीरज बंधा। हाँ, मुझे पूछता हुआ कोई रोगी आ जाए तो उसे तुम दवा देगी। यही मेरे द्वारा की गई मेरी सेवा होगी। हाँ, यदि तुम्हारी माँ देना चाहे तो मेरी पुस्तक बिपिन को दे देना। वह बेचारा गरीब होने के कारण न किताबें खरीद सका और न ही कुछ सीख सका। संध्या बोली, बाबूजी, मैंने तो तुम्हारे साथ चलने को ठान ली है। यह देखो, मैंने प्रतिदिन पहनने के कपड़ों का थैला बना लिया है। इसी कथन के साथ संध्या ने अपना झोला पिता के आगे रख दिया। प्रियनाथ संध्या की प्रकृति को जानते थे, इसलिए उन्होंने अधिक समझाना बुझाना बेकार समझा। वह बोले, ठीक है, तेरा हट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, किंतु यह न भूलना कि इससे तुम्हारी माँ को बहुत दुख कष्ट होगा। संध्या ने कल रात सभी लोगों को अपने पिता पर थू थू करते देखा है। सौभाग्य की बात थी कि ये लोग अपने ही मकान में रहते हैं। यदि कहीं किराएदार होते तो शायद लोगों ने इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया होता। अपने परिवार के इस अपमान को भुलाना संध्या के लिए आसान नहीं था। फिर भी आज उसने इस बात को मुंह पर नहीं आने दिया। वह तो केवल यही एक रट लगाती रही, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। इसके कारण के अंतर्गत यह भी जोर दिया, यदि मैं तुम्हारे साथ न चली तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हें पकाकर कौन खिलाएगा। यह कहकर संध्या ने अपने पिता के सामान को ठीक से संभाल कर थैले में रखा और फिर बोली, बापू, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, तभी हम 12 बजे वाली गाड़ी पकड़ सकेंगे। माँ के बंद कमरे के बाहर से माँ को प्रणाम करके संध्या ने माँ को सुनाते हुए कहा, माँ, मैंने केवल 2 साड़ियाँ और ब्लाउजों को छोड़कर तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं लिया है। मैं बाबूजी के साथ जा रही हूँ, रुकने का समय नहीं है। तुम मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर देना। यह कहकर संध्या रो पड़ी। भीतर से कोई उत्तर न पाकर संध्या बोली, माँ, हम तो अपमानित और कलंकित होकर यहाँ से विदा हो रहे हैं, किंतु इसे हमारा भी कोई दोष नहीं है, अथवा हमें गलत व्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है। इस सत्य को केवल अंतर्यामी ही जानते होंगे। न्याय करने वाला भी तो भगवान ही है। भीतर से न तो कोई आवाज आई, न ही बंद किवाड़ खोले। लिहाजा निराश होकर संध्या अपने पिता के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे खड़े युवक को चांदी के प्रकाश में पहचान कर प्रियनाथ ने पूछा, बेटे, अरुण हो ना? अरुण बोला, आपके 12 बजे की गाड़ी से जाने को सुनकर आपसे मिलने भागा आया हूँ। प्रियनाथ बोले, बेटे, मैं तो संकट में पड़ गया हूँ। लड़की साथ चलने पर आमादा है, मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहती, जबकि मेरा कहाँ जाना और कहाँ ठहरना आदि कुछ भी निश्चित नहीं है। इस पगली को तुम ही समझाओ। सुनकर चकित हुए अरुण ने पूछा, संध्या, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? संध्या बोली, हाँ, सच है। अरुण बोला, संध्या, मैं उस रात प्रयत्न करने पर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका था, किंतु आज मैं तुम्हें अपनाने का निश्चय करके ही तुम्हारे पास आया हूँ। प्रियनाथ के लिए अरुण का कथन एक पहेली थी, इसलिए वह उसके चेहरे को ताकते रह गए। संध्या धीरे से बोली, उस दिन मैं बिना सोच विचार किए तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी, किंतु अब मेरा मन स्थिर हो गया है। क्या स्त्रियों के लिए विवाह के अतिरिक्त कुछ और नहीं है क्या? इसकी जांच परख के लिए मैंने पिताजी के साथ जाने का निश्चय किया है। अब रुकने का समय नहीं,
मैं तुमसे करबद्ध होकर क्षमा याचना करती हूँ। यह कहकर संध्या पिता का हाथ पकड़कर चल पड़ी तो अरुण भी साथ चल दिया। संध्या ने अरुण की ओर उन्मुख होकर कहा, भैया तुम लौट जाओ, तुम्हारा हमारे साथ चलना ठीक नहीं। अरुण ने कहा, संध्या क्या ऐसे दुख कष्ट में तुम्हारी माँ को अकेली छोड़कर चल देना तुम्हें सही लगता है? संध्या बोली, आज तक भाग्य में दोनों माता और पिता का संग लिखा था, सो दोनों की सेवा की और प्यार पाया, किंतु आज दोनों में से एक को छोड़ना आवश्यक हो गया है। सोचती हूँ कि माँ अपने लिए जुगाड़ कर लेगी, इसी गांव की बेटी है। फिर कल आए तमाशबीनों में से कुछ माँ के लिए किसी प्रायश्चित की बात भी कह रहे थे, अतः उनकी देखभाल तो हो ही जाएगी। किंतु बाबूजी के प्रति तो सहानुभूति रखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने उनके साथ जाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ वे दोनों बाप बेटी फिर आगे चल दिए। रास्ते में उन्होंने लोगों को विविध मिष्टानों की प्रशंसा करते और पान चबाते हुए अपने सामने से गुजरते देखा। वे लोग आनंद और तृप्ति से निहाल हो रहे थे। उनका सामना न करने की इच्छा से संध्या ने अपने को तथा अपने पिता को ओट में कर लिया और उन लोगों के दूर चले जाने पर उन्होंने अपनी राह पकड़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर लोगों की तृप्ति, प्रसन्नता और संतुष्टि का कारण स्पष्ट हो गया। समीप की अमराई के पीछे गोलोक चटर्जी के घर तीव्र प्रकाश और कोलाहल से वहां हुए उत्सव का पता चलता था। अभी तक खाने वाले उच्च स्वर में पूरी, दही, मिठाई की मांग कर रहे थे। प्रियनाथ ने कहा, गोलोक के विवाह का भोज हो रहा है। चटर्जी खिलाने पिलाने में उदारता दिखाता है। आज भी उसने 5 गांवों के सभी लोगों, शूद्रों, बनियों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है लगता है। आश्चर्य में परी संध्या ने पूछा, किसके विवाह का निमंत्रण? नाना गोलोक ने फिर से विवाह किया है? हाँ, गोलोक ने परसों प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह रचाया है। क्या हरिमती के साथ? अरे वह तो उसकी पोती की आयु की है। हाँ हाँ, हरिमती के साथ। लड़की बड़ी हो गई, बाप गरीब ब्राह्मण था। चटर्जी ने दोनों के उद्धार का पुण्य कमा लिया। बाबूजी, यह पुण्य नहीं, घोर पाप है। यहाँ से जल्दी चलो, मेरा सिर चकराने लगा है। कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगी। यह कहती हुई संध्या पिता को घसीट कर स्टेशन की ओर चल दी। गाड़ी के आने के समय से आधा घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच गए। गांव का छोटा सा स्टेशन था और रात का समय था, अतः अधिक लोग नहीं थे। प्लेटफॉर्म के एक और ब्रिज के नीचे अकेली बैठी एक स्त्री ने प्रियनाथ को देखते ही कपड़े से सिर को ढक लिया। प्रियनाथ एक ओर हट गए, किंतु संध्या ने पहचान लिया और फिर आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, ज्ञानदा दीदी, तुम यहाँ इस समय, और वो भी अकेली? ज्ञानदा संध्या को अपने पास खींचकर उससे लिपट गई और फिर बिलखने लगी। संध्या तो अपने ही दुख को गहनतम मानकर व्यथित थी। उसे क्या मालूम था कि इस गांव में उससे भी अधिक दुखी, अपमानित और कलंकित कोई दूसरी महिला भी है। संध्या को ज्ञानदा के दुर्भाग्य की कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ जानने वाले प्रियनाथ भी परेशान हो उठे। संध्या ने पूछा, दीदी तुम्हें कहाँ जाना है? गला रूझ जाने के कारण ज्ञानदा कुछ साफ नहीं कह सकी। रुक रुक कर बोली, मैं क्या जानूं कि मुझे कहाँ जाना है। इसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही। गाड़ी के आने का समय समीप होने के कारण टिकट खरीदना था, अतः प्रियनाथ ने पूछा, ज्ञानदा क्या तुमने टिकट खरीद लिया है या तुम्हारा टिकट भी खरीदना है? ज्ञानदा ने सिर हिलाकर कहा, खरीदा तो नहीं है। टप टप आंसू बहती हुई ज्ञानंदा बोली, बाबू आप लोगों को कहाँ जाना है? वृंदावन। क्या संध्या भी वृंदावन जाएगी? हाँ। आंचल की गांठ को खोलकर रुपए प्रियनाथ के चरणों में रखती हुई ज्ञानदा बोली, मेरे पास यही 50 रुपए है। मुझे नहीं मालूम कि वृंदावन का कितना भाड़ा लगता है,
एक टिकट मेरे लिए भी खरीद लीजिए और मुझे केवल वहाँ तक ले चलिए। वहाँ पहुँचते ही मैं अपने आप आपसे अलग हो जाऊंगी। आपको किसी संकट में नहीं डालूंगी। प्रियनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चलो, हमारे साथ ही चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।